जुड़ गए हैं। पिछला क्लास जो हम लोग चल रहा था उसमें आपको मिट्टी पूरा हम पढ़ा दिए थे। तो अब हम लोग नदी घाटी परियोजना, झील, मिट्टी, उससे टेस्ट अगले क्लास में आपका करेंगे। और आज का क्लास में भी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी पढ़ेंगे, वो होगा एग्रीकल्चर, कृषि। आज कृषि टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। एक दिन और कृषि टॉपिक चलेगा, 2 दिन में आपका कृषि टॉपिक खत्म हो जाएगा। कृषि के बाद तब हम लोग मुख्य इंपॉर्टेंट चैप्टर चलेंगे, परिवहन। परिवहन ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, वहां से ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कृषि का भूमिका हम लोग जरा सुने। तो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, हम लोग पूरे पृथ्वी जो है भारत में उपलब्ध भूमि, इस कुल भूमि के 51% भाग में हम लोग कृषि कार्य करते हैं। बाकी पठारी भाग है, मरुस्थल है, कितने भाग में हम लोग कृषि करते हैं। हमारे देश की विशाल आबादी है, उसके खाद्य समस्या के हल करने के लिए हमारे यहाँ कृषि आवश्यक है। कभी कोई पूछता है कृषि क्यों आवश्यक है, तो हमारे खाद्य समस्या की पूर्ति के लिए आवश्यक है। हमारे जो जीडीपी है उसमें भी कृषि का अच्छा खासा योगदान है। आप आगे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो हम लोग देखेंगे 3 क्षेत्र है, जिसमें एक क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र पर पूरे प्रकृति पर निर्भरता होती है, और कृषि का कार्य भी प्राथमिक क्षेत्र में ही शामिल होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, ये सभी आपको इसी का हिस्सा में आता है। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय लगभग 3/4 मतलब 4 आदमी में 3 आदमी कृषि पर ही निर्भर थे। आज धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में ये ज्यादा संख्या बढ़ते जा रहे हैं। द्वितीय को हम लोग कहते हैं मुख्य रूप से उत्पादक क्षेत्र है, और तृतीय को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आज हमारा सबसे ज्यादा इनकम तृतीय क्षेत्र से हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में हमारा 3 में 2 आदमी प्राथमिक क्षेत्र में ही लगा हुआ है। यानी पहले था 3/4, आज हो गया 2/3। तो लगभग 2/3 आबादी के कृषि कार्य में अभी हमारे संलग्न है। यहाँ से जो प्रश्न आपको बनेंगे, मुख्य रूप से धीरे धीरे हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका कृषि में फसल के बारे में पढ़ना। यहीं से आपको मुख्य रूप से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो फसल में सबसे इंपॉर्टेंट आप समझें, सबसे मेन चीज है फसल को हम लोग कई भागों में बांटे हैं। एक का नाम है खाद्यान्न फसल। इसमें ऐसे हम चलते हैं, फसल को बोने के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। बोने के समय के आधार पर हम लोग फसल को 3 भाग में बांटते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहीं से आपको आता है, तो हम पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा चलिए तो ध्यान दीजिए सब कोई। बोने के समय के आधार पर हम लोग देखेंगे फसल को 3 भागों में हम बांटते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को यही याद होना चाहिए, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला नंबर जो फसल है, ये फसल को हम लोग कहते हैं खरीफ फसल, खरीफ। दूसरा नंबर जो फसल है इसको कहते हैं रबी, और तीसरा नंबर जो फसल है इसको कहते हैं जायद। खूब ध्यान दीजिएगा, फिर प्रश्न आपका चलेंगे, और उसके बाद कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इसी चीज को मैंने सीखना है। किस समय फसल को बोया जाता है, काटा जाता है से मतलब नहीं, बोते हैं किस समय, इसके आधार पर फसल 3 भाग में है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसल इसको ज्यादा वर्षा की जरूरत होती है, इसीलिए खरीफ फसल को हम लोग जून जुलाई में रोप देते हैं। मतलब इसके बोने का समय जून जुलाई है, और जून जुलाई से यह खेत में अक्टूबर नवंबर तक रहता है। कई बार बोने के समय के आधार पर में ये डेट भी आपसे पूछ सकता है मंथ का। जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक जो भी फसल है वो हम खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर रबी फसल है, ये अक्टूबर नवंबर में ही रोपा जाता है, और इसको मार्च अप्रैल में हम लोग काट लेते हैं। यानी इस फसल को अक्टूबर नवंबर में हम लोग बोएंगे और मार्च अप्रैल में काट लेंगे, तो इस फसल को हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं। और बाकी हम लोग देख लें कट गया तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये जो आप देख रहे हैं ये फसल को हम लोग जायद फसल के नाम से जानते हैं। यानी एक बार फिर से सब लोग सुनेंगे, खरीफ फसल जून जुलाई में रोपते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। जब हम बारी आएंगे रबी फसल का, तो अक्टूबर नवंबर में हम इसको रोपते हैं और मार्च अप्रैल में इसको काट लेते हैं। फिर हम चलेंगे जायद फसल का, तो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून ये चलता है। और इसमें सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है इसके उदाहरण, एग्जाम्पल, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, खरीफ फसल का उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है धान, चावल। और रबी में जब आएंगे तो आपका हो जाएगा गेहूं। इसमें हम लोग चलेंगे तो एक ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब जो आप देख रहे हो ये हमारा मुख्य रूप से जायद फसल। बात ध्यान दीजिए, तो केवल धान ही नहीं, इस समय जो भी लगे, रबी फसल के समय गेहूं लग सकता है, इसी समय मटर लगाते हैं, इसी समय कोई भी सरसों लगाते हैं, इस समय जो भी हम लोग जो खेत में करेंगे वो सब का सब रबी फसल के नाम से जाना जाएगा। इसी समय हम लोग जो भी यहाँ पे लगाते हैं, सब ये सब जितना है सब यहाँ आ जाएगा। और भी आप देख सकते हो चना लगाते हैं, आलू लगाते हैं, ये सब इसमें जो भी है रबी फसल। अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल में आप देख सकते हो मक्का खरीफ फसल है, इसी तरह से गन्ना खरीफ फसल है। तो आप गर्मी के दिनों में ज्यादा पानी वाला जो फसल है वो हमारा खरीफ कहलाता है। बाकी जो इधर हम लोग देख रहे हैं ठंड के दिनों में होगा वो रबी है, इसको कम पानी चाहिए। और ये जो देख रहे हो ये तो आपका सब्जी टाइप में ज्यादा है, ये हमारा जायद फसल होता है। और आपको हम क्वेश्चन देंगे, बताना है कौन से फसल में ही आते हैं, और जल्दी से जल्दी आपको सोचना है। आपको हम 4 चॉइस दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सही बनेगा। चॉइस ए में है खरीफ, बी में आपको दे दिए रबी, सी में आपको दे दिए जायद, और डी में आपको दे दिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बढ़िया से सोच के बताना है, जिस फसल का हम नाम लेंगे वो फसल को आप किसमें रखना चाहेंगे। जल्दी से बताओ सोच के। मूंग कैसा फसल है, मूंग का दाल, आपको क्वेश्चन दे दिए, एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू किए हैं। मूंग कैसा फसल है, एकदम हल्का क्वेश्चन आपको हमने दिया। तो हम अभी सोच सकते हैं मूंग कैसा फसल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग सोच रहे हो अरे होगा तो 3 में से कोई होगा, उसको हटा दे, इनमें से कोई नहीं। तो मूंग कैसा फसल है, इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मूंग मार्च में रबी फसल के बाद इसको लगाते हैं और अप्रैल, मई, जून तक खत्म हो जाते हैं, और इसीलिए मूंग को भी जायद फसल की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा नंबर, अगर हम आपको और इंपॉर्टेंट सेक्शन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका अगला नंबर सही हो जाएगा, 5 जहां ऐसा सही करिएगा तो फिर क्लियर। जल्दी से सोच के बता दीजिए, कपास कैसा फसल है, जल्दी से सोचिए, इसी में आएगा। ये नहीं है कि केवल धान आएगा गेहूं आएगा, आप लोग को जान के ऐसा पूछा जाएगा तो जनरली वहां हमने नहीं लिखा है। तो आपको हम बता दें, दिमाग में सेट कर दें,
कपास है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब जितने देख रहे हो ये सब का सब खरीफ फसल, यानी कपास, ज्वार, बाजरा ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर हम देखें, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सही करोगे। एक दाल है जिसको राहर की दाल कहते हैं, अरहर। अरहर कैसा फसल होगा एकदम सोच के जल्दी से बताइए। तो आप जल्दी से सोच पा रहे होंगे कि अरहर कौन सा फसल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अरहर के बारे में सब लोग समझ गए होंगे। तो अरहर भी हमारा खरीफ फसल है, यानी अरहर भी रोपना है तो जून जुलाई में ही अरहर रोपे जाएंगे। और अरहर को अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अरहर को काटा कब जाता है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो हमने बता दिया कि अरहर एक खरीफ फसल है, आप इसको देख के सोच सकते हो कि अरहर कब काटा जाएगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम सोच लिए अक्टूबर नवंबर, तो 0 नंबर मिल गया। अरहर एक ऐसा फसल है जिसको जून जुलाई में रोपते हैं लेकिन मार्च अप्रैल में काटते हैं। ये अरहर यहां से लेके यहां तक के समय को बिताता है, और इसीलिए कई बार रिवर्स क्वेश्चन तुमको भेंट होंगे। क्या रिवर्स क्वेश्चन भेंट होंगे? निम्नलिखित में कौन सा फसल सबसे अधिक समय लेता है, ये भी क्वेश्चन लिख पाया। कौन सा फसल सबसे अधिक समय लेता है, और उसमें दे देगा धान, उसमें दे देगा मक्का, उसमें दे देगा अरहर, और उसमें अगर दे देगा और भी कुछ गन्ना दे दिया तो ज्यादा सही आंसर गन्ना पे भाग जाए। गन्ना एक बार खेत में लगाए तो 2 वर्षों तक मेहनत करेंगे तो 3 वर्षों तक चलेगा। अरहर का समय जून जुलाई से मार्च अप्रैल होता है, तो इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन अच्छा खासा है गेहूं और धान की तुलना में। रोपने के आधार पर खरीफ रबी तय होते हैं, काटने पर नहीं। तो हम समझते हैं कि अब फसल का एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, तो एग्जांपल आप सभी को क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे 2 मिनट लॉक कर दें तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और परमानेंट याद हो जाएगा। तो चलिए अभी इस बात को बढ़िया से सुनते हैं, एकदम कंप्लीट आपको याद हो जाए। सुनिए जरा ठीक से। खरीफ फसल जो आप देख रहे हो, देखो भारत कृषि प्रधान देश, कैसे जाने? तो यहाँ का जो भी पर्व त्योहार कुछ भी होगा इसी के अनुसार से हो। ज्यादातर लोग जायद फसल अपने खेतों में नहीं रोपते, एक खाली रहता है जनरली। अब हर खेत में ककड़ी, खीरा, तरबूज और मूंग नहीं होते, उसके लिए खेत की गुणवत्ता अलग अलग होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो देखोगे हम लोग के हिस्से में मुख्य रूप से मार्च, अप्रैल, मई और जून ये खास खाली समय है यहाँ के किसानों के, खेत खाली है। और इसीलिए जो भी काम आपको निपटना है तो मार्च, अप्रैल, मई और जून में निपट लीजिए। इसी को लोग लगन कहते हैं कि बड़ा कड़ा लगन है। तो लगन कहां से आया? इसी से, कृषि प्रधान देश है, खेत खाली है, लगन आ गया। सबसे कड़ा लगन कब होगा? तो मार्च अप्रैल तक मैक्सिमम कटनी हो जाएगा, मई और जून वाला सबसे कड़ा लगन होगा। इसीलिए अधिकांश आदमी का इंडिया में अगर हिंदू धर्म से है तो सबका मैरिज एनिवर्सरी ज्यादातर यहाँ भेंट होगा, थोड़ा बहुत लोग का यहाँ भेंट होगा। कुछ बच गए तो ये अक्टूबर नवंबर के बाद यूरोपा के दिसंबर थोड़ा खाली है, वहां बहुत कम लोगों का वहां भी हो सकता है। यानी खेत जिस समय खाली है वही मैरिज डे, बात समझ लीजिए, लगन वही है, मुहूर्त वही है। जैसे ही आप देखोगे जून पार जुलाई आ गया तो इसे होगा कि सावन आ गया हिंदी महीने से, कोई शुभ काम नहीं करना है खेतों में, आपको नहीं, इसमें रोपाई का समय आ जाएगा। इस समय हम लगन पत्रा में निकाल देंगे तो सबराती में जाके कर लेगा, इधर उधर भी उसको कहीं चार महीने लगेगा, खेत में लेबर की कमी होगी, रोपाएगा नहीं, खाओगे कहां से? इसीलिए लगन समाप्त हो। जो भी पर्व त्योहार है, बात समझना, कई बार क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल के आते हैं कि आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होते हैं। भारत में जो भी पर्व त्योहार है सबका संबंध इसी से। तुम जैसे ही देखोगे हम लोग यहाँ खरीफ फसल तैयार होगा अक्टूबर नवंबर, तो जैसे ही फसल तैयार होगा बस हम लोग यहाँ शुरू हो जाएगा त्योहार। अक्टूबर आते ही खेतों में जैसे ही देखेंगे लोग बहुत अच्छे धान हुए हैं तो दशहरा के मेले शुरू हो जाएंगे। जैसे ही धान काट देंगे तो दिवाली के पटाखे शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही उसको हम ला के पीट दिए, उससे अनाज बना लिए, तो होगा कि सबसे पहले खुद नहीं खाइए, इसको ईश्वर को समर्पित कीजिए। और वही समर्पण बिहार में, यूपी में, खास बिहार का पर्व है छठ शुरू हो जाता है। ये छठ क्या है? छठ सिर्फ एक चीज है, ये जो अनाज नए निकल के आए हैं उसको ईश्वर को सबसे पहले समर्पित करो। इसीलिए छठ में तुम सुनोगे नए चावल के ही खीर बने। ये क्या है? ये इसीलिए है कि समय चावल निकल जाएंगे और उसको हम बना करके ईश्वर के नाम से शुरू करें। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो छठ हो, ये तीनों पर्व खरीफ फसल का एक उत्सव कार्यक्रम के रूप में देख सकते हैं। दूसरी बात अगर हम आते हैं इसमें फिर रबी का, जैसे ही छठ हो गया, नवंबर हो गया, पर्व खत्म, दिसंबर कोई पर्व नहीं, जनवरी अब एक जो है न्यू ईयर हैप्पी कर लो, बस हो गया। और इसी समय धान को आप कुट दिए तो 14 जनवरी संक्रांत तक मना सकते हो, दही चूड़ा भेज। फिर फरवरी नहीं, मार्च जैसे ही आएगा रबी फसल और ज्यादा किसानों को फायदा देता है, क्योंकि रबी फसल में मेहनत कम है, पटवन नहीं लगता, रात में जो शीत गिरते हैं उसी से चना, जौ, सरसों सब लगभग उसी से हो जाता है। गेहूं को हल्का फुल्का लोग पड़ेंगे, 1-2 पानी की आवश्यकता होती है, फिर भी लागत खरीफ की तुलना में इसमें कम है। बैठे बैठे किसान को आ गया तो मार्च उनके लिए सबसे खुशी का समय होता है कि चलिए रबी फसल निकल गई। अच्छा सोचो, रबी नाम क्यों पड़ा समझते हो? नाम ही है रबी, रबी का मतलब रब के हाथ, भगवान के हाथ। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, किसान की यहाँ नहीं चलती, इसमें चलती है। इसमें ईश्वर अगर वर्षा नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं, वो अपना मोटर चालू करेगा, सीढ़ी चालू करेगा, मीटर चालू करेगा, धान का खेत में पानी डाल देगा। ईश्वर का कैलेंडर अगर गड़बड़ भी है तो ये अपना धान में कंटिन्यू पानी रखेगा, ये इसके हाथ का चीज है। रबी में क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तुम चना रोप दिए हो, सरसों रोप दिए हो, अगर कहा जाए कि उसको पानी नहीं चाहिए और ऊपर से खूब पानी पड़ रहा है, क्या करोगे? पूरे खेत में तिरपाल तो नहीं लगा सकते। इसमें अगर तुमको कहा जाएगा कि हाँ भाई इसमें आलू रोपे हैं, बहुत ज्यादा कुहासा नहीं चाहिए, सरसों रोपे हैं, बहुत कुहासा नहीं चाहिए, खूब कुहासा गिरेगा, किसान कुछ नहीं कर सकता, रब के हाथ में है, इसीलिए नाम रबी है। सिर्फ बात इतना ही करेगा कि इस बार सरसों पाला मार दिया, आलू पाला मार दिया, कर कुछ नहीं सकता तो समझना रबी है। और मार्च में रबी का फसल जब मेन लहलहाता है फसलें, किसान इतने खुश होते हैं कि इसी समय होली मनाए जाते हैं। और इसी होलिका दहन में यही जो देख रहे हो गेहूं की बाली इस समय खेतों में निकल चुके हैं, जो होलिका दहन में जला करके आप सुने होंगे कि कुछ कुछ खाया भी जाता है। तो बस आपको हम इतनी बात इसीलिए सुना रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन लेवल इतने बेसिक लेवल के होंगे कि रटने वाले लोग से नहीं बनेंगे। अब आपको क्वेश्चन एकदम आसान दे देगा कि होलिका दहन में जला करके खाए जाते हैं धान की बाली, मक्के की बाली, गन्ना की बाली, गेहूं की बाली।
क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि कई बच्चे उनको याद आने लगते हैं कि हाँ, एक बार गांव पर गए थे तो होलिका दहन में कुछ जला के और एक आध दाना हमको लोग खिलाए थे और बाली किसका था जाजी बुलाए हुए। सिंपल बात है, आपको हमने कहानी इसीलिए सुनाया कि मार्च का जब भी बात होगा तो ये रबी फसल से रिलेटेड होगी। और अब हम समझते हैं कि इसमें कोई भी चीज इधर उधर करेगा तो अब आप बात समझ पा रहे होंगे कि क्या इसमें कह रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब यहां पर स्टेप आपका निकल गया। सबसे पहला काम यही होता है खरीफ, रबी, जायद, इन चीजों को समझना। अब हम फसल के प्रकार को अगर हम चलें तो फसल को कई भाग में बांटते हैं। खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल के बाद अगर हम चलें रेशेदार फसल, रेशेदार के बाद हम लोग अगला नंबर चलें तो खाद्यान्न रेशेदार। तिलहन फसल, तिलहन फसल के बाद अगला नंबर हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट अगला हम लोग देख लें पेय फसल, नकदी फसल, रोपण फसल। कई प्रकार के फसल होते हैं और इन सभी का एग्जाम्पल कभी कभी आपको पूछा जाता है। तो इसी में और एक दो चलते हैं दलहन फसल। तो बस सबका एक बार एग्जाम्पल देख लो तो ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक एक चीजों का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और जो डिटेल होगा उसमें आपके स्टेप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, जिस फसल से दाल की प्राप्ति हो उसको दलहन कहते हैं। फिर डिटेल हम पढ़ेंगे कि दलहन परिवार के पौधे में जो गांठ जड़ में होती है उसमें राइजोबियम नाम की जीवाणु पाई जाती है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और इसीलिए नाइट्रोजन की कमी सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में होती है। तो इसीलिए जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में, बिहार, यूपी, इस सब के क्षेत्र में दो फसलों के बीच एक दलहन परिवार का पौधा रोपना ये फसल चक्र कहलाता है और इसी से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। तो अब आप समझ रहे होंगे, दलहन में सभी लोगों को क्लियर होगा, चना दलहन फसल है। जिसका जिसका दाल खाते हो दलहन है, चाहे वो चना का दाल हो, चाहे वो मसूर का दाल हो, चाहे वो मूंग का दाल हो, चाहे खेसारी का दाल हो, कुछ भी सोचते जाओ, जिसका दाल खाते हो, चाहे वो अरहर का दाल हो। अरहर मींस अभी आपको समझाए थे राहड़, तो जिसका भी दाल खाते हो वो दलहन है। जो डायरेक्ट सीधा खाने के लिए उपजाया जाता है चावल और गेहूं, इस फसल को हम लोग खाद्यान्न फसल के नाम से जानते हैं। ये खाद्यान्न फसल। रेशेदार का मतलब होता है कि इसमें रेशे होते हैं, इससे कपड़ा बनाए जा सकते हैं। और ये चीज का एग्जाम्पल हम लोग देखें जूट है, इसी का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जूट के बाद कपास है, इसी का एग्जाम्पल और देखें तो रेशम है। ये सभी हमारे रेशेदार फसल। रेशा भी दो तरह का होता है, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा। जो प्राकृतिक रेशा होगा, रेशा का मतलब जिसको खींचे तो धागा जैसा निकल जाए, अगर वो प्राकृतिक होगा, नेचुरल होगा तो पानी में जल्दी सड़ जाएगा। अगर हम उसको कहीं मिट्टी में डाल देंगे तो जल्दी उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कृत्रिम रेशा होगा तो पानी में जल्दी नहीं सड़ेगा, जल्दी रूप ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे तुम देखोगे नायलॉन का धागा, नायलॉन हमारा रेशा है, कृत्रिम रेशा है, वो प्राकृतिक रूप से उत्पादन नहीं होता। तो प्राकृतिक रेशा में एग्जांपल जूट, कपास, रेशम। कपास से सूती वस्त्र बनते हैं। जूट देखे होगे रूम में चूना पोतने वाला पटुआ, सन जिसको कहते हो, वही जूट है। और रेशम में सिल्क की सारी, सिल्क का नाम सुने होगे, वही रेशम। तो आपसे पूछेगा कौन रेशेदार है, कौन दलहन है, कौन खाद्यान्न है, कौन तिलहन है। तिलहन माने जिससे तेल निकले। और किसी भी चीज से, सोयाबीन का तेल हो सकता है, सूरजमुखी का तेल हो सकता है, इसमें हम लोग देखें सरसों का तेल हो सकता है, राई का तेल हो सकता है, जिससे तेल प्राप्त हो वो सभी को तिलहन फसल के नाम से जानते हैं। इसके बाद का स्टेप हम चले पेय फसल। पेय का मतलब है जिसका उपयोग पीने के लिए करते हैं, और पीने के लिए जिसका उपयोग करते हैं जैसे चाय, कहवा, ये सभी का मुख्य उद्देश्य है पीने के लिए इसका उत्पादन होता है, तो इसको हम लोग पेय फसल के नाम से जानते हैं। अगला नंबर अगर हम लोग चलें तो इसी में देख रहे हो नगदी फसल। बात समझो, नगदी का मतलब बहुत आसान है, जिसका उद्देश्य खाने से ज्यादा बेचकर नगद प्राप्त करना हो, जैसे गन्ना, जैसे प्याज। ये सभी का उद्देश्य मुख्य होता है घर में कम खाके बेचना। कोई किसान बड़े प्लॉट में प्याज की खेती करता है, क्या डेली प्याज की भुजिया खाने के लिए कर रहा है? नहीं, प्याज बेचेगा। अदरक की खेती कर रहा है, बेचेगा। ये सभी नगदी फसल का एग्जाम्पल। रोपण फसल का मतलब ये मत समझना कि कबाड़ के रोप दिए तो रोपण होगी। रोपण फसल का मतलब एक बार फसल लगा दी तो कुछ वर्षों तक इससे उत्पाद की प्राप्ति करें, वो रोपण है। चाय का बगान होता है, रोपण है। आम का बगान होता है तो रोपण है। जिसका बगान लगा दे और कुछ वर्षों तक उत्पादन ले, वो रोपण फसल के एग्जाम्पल को। तो हम लोग अभी सबसे पहला काम किए, जितने भी फसल थे उसके टाइप्स को हम लोग समझ गए। अब एक एक करके सभी का डिटेल होगा। आज मेन एक फसल आज कंप्लीट करेंगे जिसका नाम होगा धान, जिससे प्राप्त होते हैं चावल। ये आपको आज समाप्त कर लेंगे। अगले क्लास में हम लोग गेहूं, विभिन्न प्रकार की क्रांति और बाकी सिस्टम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगला दिन कृषि आपका लगभग समाप्त हो जाएगा और तब ये बहुत अच्छा पार्ट है, ये निकल जाएंगे। इसके बाद इससे भी बढ़िया पार्ट आएगा परिवहन, जिस पर ध्यान दोगे। उसके बाद 2-4 क्लास फिर चलेगा तो भारत का भूगोल लास्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक नजर सुनते हैं धान या चावल की ओर हम चाहेंगे सब लोग ध्यान दीजिए। धान में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आते हैं कि भारत सरकार का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है। आप लोग को कभी कभी बहुत डिटेल अच्छे क्वेश्चन भी पूछ लिया करते हैं और इसीलिए आपको यह स्टेप एकदम क्लियर चाहिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, एक अच्छा प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है और कटक कहां है, उड़ीसा में। आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र एक कटक उड़ीसा में स्थित है। दूसरी बात आपको दिमाग में सेट करना है कि ये जो धान है इसके लिए जो वर्षा चाहिए, ये वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है धान के फसल के लिए 100 सीएम से 200 सीएम वर्षा की जरूरत होती है, यानी इसके लिए अच्छा ज्यादा पानी चाहिए। एक कहावत है धान और पान नित्य स्नान, डेली स्नान कराओगे तब धान भी फायदा में है, पान भी फायदा में। पान की खेती में भी पानी डेली चाहिए। दूसरी बात है धान के फसल का जो जड़ है ये जल में डूबा रहना चाहिए, ये भी कंडीशन है। बात ध्यान दो, धान का जो फसल है उसका जड़ पानी में डूबना चाहिए। इससे भी नवाबी फसल पढ़ाएंगे आगे चाय, इससे भी ज्यादा वर्षा चाहिए, 200 सीएम से ज्यादा वर्षा चाहिए, लेकिन नवाबी जड़ के पास पानी जमा नहीं होना चाहिए। सोच लो, वर्षा इससे भी ज्यादा चाय को चाहिए लेकिन जड़ के पास पानी जमा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए चाय के फसल में तुम देखोगे पहाड़ों पर उत्पादन करते हैं, पानी खूब हो लेकिन निकल जाए। इसके लिए तुम देख रहे हो जड़ पानी से डूब जाए, इसके लिए समतल भूमि होना आवश्यक है। अगर ऊंचा नीचा भूमि होगा तो कहीं डूबेगा कहीं नहीं डूबेगा।
और इसीलिए धान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समतल भूमि का होना, उपजाऊ भूमि होना, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी होना यह भी आवश्यक है। काली मिट्टी में भी ऐसे हो सकता है, लेकिन समतल और जलोढ़ मिट्टी धान के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। नेक्स्ट हम लोग अगर चले तो इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, क्योंकि धान गर्मी के दिनों में होता है तो टेम्परेचर इसको हाई चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है धान में एक वही धान का फसल होगा जहां पे श्रमिक की संख्या अधिक होगी, सस्ते श्रमिक जहां मिल पाए, क्योंकि धान एक श्रम प्रधान लेबर बेस्ड जो है एग्रीकल्चर है। इसमें हर जगह आपको श्रमिक चाहिए, इसका खेत तैयार करना है उसी समय मजदूर चाहिए कि यारी सीधा करो, बराबर करो, फिर धान को कहीं से एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह रोपना है, फिर आपको लेबर चाहिए, फिर इसमें घास हो गया निकालने के लिए फिर लेबर चाहिए, फिर इसको काटना है फिर लेबर चाहिए, धोना है फिर लेबर चाहिए, पीटना है फिर लेबर चाहिए, बहुत लेबर चाहिए। और इसीलिए सस्ते श्रमिक भी धान के पार्ट में जुड़ जाएंगे, दूसरा में नहीं जुड़े। गेहूं के लिए उतने सस्ते श्रमिक की जरूरत नहीं है, चना के लिए सस्ते श्रमिक की जरूरत नहीं है, खेत टेढ़ा मेढ़ा भी है तो चना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। और ये चीज आप यहाँ पर देख लिए। आज चावल के हम लोग पूरे देश को समझ लिए, अब मेन यहाँ से गेहूं चले और गेहूं से शुरू होगी हरित क्रांति का सफर, और सभी क्रांति को एक साथ जोड़ेंगे। तो अगला क्लास आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास उसमें करेंगे जिसको हम बढ़िया ढंग से इसको आगे की ओर बढ़ा पाएंगे। तो चलिए अभी इसमें क्लास यहीं तक।